गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखिए, इस प्रश्नावली से जो राजस्थान बोर्ड है उसमें 4 नंबर का प्रश्न आता है। 1 नंबर तो पार्ट ए में आएगा और 3 नंबर का जो प्रश्न है वो पार्ट सी में पूछता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्नावली को हमें भी अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। देखिए, प्रायिकता होती क्या है। देखिए, हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं और इनके बहुत सारे परिणाम होते हैं। इन परिणामों को जानने की हमें जिज्ञासा भी रहती है कि कौन कौन से जो परिणाम घटित हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता क्या है? किसी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं या परिस्थितियों के आधार पर जितने भी संभव परिणाम हैं उनको प्राप्त करने के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा यानी कि जो डेफिनेशन आती है, इसमें आता है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम हमें पहले से ज्ञात हों, लेकिन हम किसी परिणाम के बारे में निश्चित नहीं कह सकते कि यही परिणाम आएगा। वो क्या कहलाता है? कि यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्के को उछालना, हेड और टेल आना हमें पहले से ही पता है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्के को उछालना क्या हुआ? एक यादृच्छिक प्रयोग हुआ। ठीक है। दूसरी जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं, अभिप्रयोग। अभिप्रयोग और घटना। अभी हमने देखा था कि किसी प्रयोग की कई संभावित परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से यदि एक परिणाम हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाता है? अभिप्रयोग कहलाता है। और इसके जो संभावित परिणाम होते हैं वो क्या कहलाती हैं? घटनाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो इसके संभावित परिणाम हमें चित और हेड प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें से एक निश्चित परिणाम जैसे हेड आए या टेल आए, ये क्या कहलाएगा? एक अभिप्रयोग कहलाएगा। और जो संभावित परिणाम है वो क्या कहलाएंगे? इसकी घटनाएं कहलाएंगी। नंबर 3 जो परिभाषा है, सरल घटना। सिंपल इवेंट। किसी भी प्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल घटना कहते हैं। यानी कि केवल एक समय में एक ही घटना घटित हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक थैले में कुछ काली गेंदें हैं और कुछ सफ़ेद गेंदें हैं और उसमें से कहेगी एक गेंद का यादृच्छिक चयन किया जाना है। तो देखिए, एक समय में सिर्फ एक ही घटना घटित हो रही है, एक ही गेंद के लिए वो बोल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? एक सरल घटना कहलाएगी। आगे देखिए, नंबर 4 निशेष स्थितियां। निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां। यानी कि टोटल केसेस। किसी भी अभिप्रयोग में कुल संभावित परिणामों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां कहते हैं। ठीक है। यानी किसी भी प्रयोग है उसमें जितने भी हमारे संभावित परिणाम होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कुल स्थितियां यानी कि निशेष स्थितियां कहलाएंगी। एक आता हमारे पास में अनुकूल स्थितियां। इसमें देखिए, उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए
एक पासे को उछाल रहे हैं तो पासे पे कितने अंक होते हैं, 1 से लेके और 6 तक अंक होते हैं। तो अब हमें इसमें संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसके जो टोटल संभावित परिणाम बने, यानी कि कुल संभावित परिणाम बने वो कितने बने, 6 बने। तो इसमें संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल निशेष स्थितियां, निशेष स्थितियां वो बनेंगी हमारे पास में 6, क्योंकि पासे पर हमारे पास में 1 से लेके और 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल निशेष स्थितियां कितनी बनेंगी, 2। और 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, चाहे एक ही सिक्के को हम 2 बार उछालें, तो उसकी टोटल जो स्थिति हैं वो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां। देखिए, कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें किसी विशिष्ट घटना के घटित होने की जो स्थिति होती है वो उसके अनुकूल स्थितियों को दर्शाती है। जैसे मैंने कहा, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो क्या है। हम एक पासे को उछालेंगे तो हमारे टोटल केसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे संभावित परिणाम तो कितने हैं, 6 हैं। लेकिन उसने क्या कह दिया कि सम अंक, सम अंक, तो सम अंक ही लेने हैं हमें। तो अनुकूल जो परिणाम होंगे, अब देखिए सम अंक कौन कौन से हैं हमारे पास में, 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। तो हमारे पास में जो अनुकूल जो परिणाम बने वो कितने आए, 3, यानी कि 2, 4 और 6। तो हमें सिर्फ ये याद रखने हैं, एक तो निशेष स्थितियाँ और एक अनुकूल स्थितियाँ हमें निकालनी आनी चाहिए, तो हम प्रायिकता बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, इनको नोट करके लिख लेते हैं, हम याद रखना है। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणाम कह दो या हम निशेष स्थितियां कह दो, तो हम लिख लेते हैं, एक पासे को उछालने पर कुल निशेष स्थितियां या कह दो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या वो कितनी होगी हमारे पास में, 6, क्योंकि एक पासे पर हमारे पास में 1 से लेके और 6 तक अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमें याद रखना है, यदि हम एक पासा फेंकेंगे तो हमारे पास में कुल निशेष स्थितियां कितनी बनेंगी, 6, यानी कुल संभव परिणाम हमारे पास में कितने होंगे, 6 होंगे। और देखते हैं, यदि एक पासे को 2 बार फेंकने या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल निशेष स्थितियां, यानी कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या हमें कितनी आएगी, 36। एक ही पासे को हम 2 बार फेंके या 2 पासों को एक साथ फेंके तो कुल जो संभव परिणाम आएंगे वो आएंगे हमारे पास में कितने आएंगे, टोटल 36 आएंगे। देखिए किस प्रकार से आएंगे,
इस सारणी के माध्यम से समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में दो पासे हैं, एक ही पासे को या तो दो बार फेंक रहे हैं या दो पासों को मैं क्या कर रहा हूँ एक साथ फेंक रहा हूँ। तो देखिए हो सकता है हमारे पास में पहला दोनों पासे फेंके हमने तो दोनों पासों पे क्या आ जाए, एक एक आ जाए, एक एक अंक आ जाए। फिर दोनों पासे पे हो सकता है एक और दो अंक, पहले पासे पे एक दूसरे पे दो, फिर फेंका तो हमारे पास में एक और तीन, एक और चार, एक और पाँच और एक और छः। ठीक है, अब हो सकता है पहले पासे पर हमारे पास में दो आ जाए, दूसरे पर कितना आ जाए, एक अंक आ जाए, फिर दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः। फिर हो सकता है पहले पासे पे हमारे पास में तीन आ जाए, दूसरे पे एक आ जाए, दूसरे पे तीन आ जाए, फिर पहले पासे पे तीन, फिर दूसरे पे दो। तो देखिए तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः। इसी प्रकार इससे बनाते हैं चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः। इसी प्रकार पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच और छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। इस सारणी से हम इसके जो 36 परिणाम हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं और ये सारणी बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब देखिए इसका मतलब क्या है कि पहले पासे पर एक आया, दूसरे पासे पर भी एक आ सकता है, पहले पासे पर एक, दूसरे पे दो अंक आ सकता है, पहले पासे पर एक, तीसरे दूसरे पे तीन अंक आ सकता है। तो ऐसे जितने भी संभावित परिणाम होंगे वो टोटल हमारे पास में कितने होंगे, 36 होंगे, यानी कि जो टोटल केसेज हैं वो कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब इनमें से हमें अनुकूल परिणाम ज्ञात करने के लिए ये सारणी बहुत उपयोगी है। मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया कि अंकों का योग कितना हो, 5 हो, तो देखिए इस सारणी से हम फटाफट निकाल सकते हैं अंकों का योग 5। देखिए इन दोनों का अंकों का योग 5 हो रहा है, इन दोनों का अंकों का योग 5 हो रहा है, इन दोनों का अंकों का योग 5 हो रहा है और इन दोनों अंकों का योग 5 हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम जो आए हमारे पास में 1 2 3 4, यानी कि 4 अनुकूल परिणाम हमारे पास में बनेंगे। तो इस सारणी से हम इनको अनुकूल परिणामों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी ये याद रखना है एक पासे को उछालने पर टोटल जो केसेस हैं यानी कि कुल निशेष स्थितियाँ हैं वो कितनी है, 6 हैं, और दो पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को हम दो बार फेंके तो हमारे पास में जो टोटल केसेस हैं यानी कि कुल निशेष स्थितियाँ हैं वो हमारे पास में कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी। कितनी बनेंगी, 36, और ये 36 हमारे पास में बन चुकी हैं। आगे देखिए इसमें एक सिक्के को फेंकने पर कुल निशेष स्थितियाँ या कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए एक सिक्के को हम फेंक रहे हैं तो एक सिक्के पर फेंकेंगे तो हेड या टेल आएगा, यानी कि चित या पट। तो देखिए संभव परिणाम हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, यानी कि टोटल कितने हुए हमारे पास में, 2 हुए, यानी कि 2 संभव परिणाम हुए, यानी कि 2 निशेष स्थितियाँ हुई। कौन कौन सी, हेड और टेल। इसको हम हेड बोलते हैं। हेड को मतलब एच मतलब क्या होता है हमारे पास में, चित, और टी मतलब क्या होगा, टेल। ठीक है। नंबर 4, एक सिक्के को 2 बार फेंकने या 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल निशेष स्थितियाँ। अब देखिए एक सिक्के को या तो 2 बार फेंक दो, यानी फेंकना मतलब उछालना है,
उछाल दो, या 2 सिक्कों को हम एक साथ उछाल दें तो हमारे पास में कुल निशेष स्थितियाँ कितनी बनेंगी। देखिए, हो सकता है पहले दोनों जो सिक्के उन पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों जो सिक्के हैं उन पे टेल टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है एक पे हेड दूसरे पे टेल, ये भी हो सकता है एक पे टेल और एक पे हेड। तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल केसेस बनेंगे, यानी कि कुल निशेष स्थितियाँ, यानी कि जो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इनको याद भी रखना है क्योंकि अनुकूल परिणाम हम इनकी सहायता से निकालेंगे। ठीक है, नंबर जो 5 है, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम, यानी कि कुल निशेष स्थितियां, कुल निशेष स्थितियां। देखिए, अब एक सिक्के को या तो हम 3 बार फेंकें या 3 सिक्कों को हम एक साथ उछाल दें, बात एक ही है। तो हमारे पास में जो टोटल केसेस आएंगे, यानी कि कुल निशेष स्थितियाँ आएंगी, वो कितनी आएंगी। हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है एक पे हेड 2 पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, 2 पे हेड और एक पे टेल आ जाए। ये भी हो सकता है एक पे हेड और 2 पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है हमारे पास में तीनों पे टेल आ जाए। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है एक पे टेल 2 पे हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है 2 पे टेल और एक पे हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है एक पे टेल फिर हेड फिर टेल हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है एक पे हेड फिर टेल फिर हेड हो जाए। तो हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने बन गए, ये 8 बन चुके हैं। ये 8 परिणाम बन गए हमारे पास में, यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमारे पास में जो टोटल केसेस, यानी कि कुल स्थितियाँ होंगी, वो हमारे पास में कितनी होंगी, 8 होंगी। और ये हमारे पास में 8 परिणाम होंगे। इन 8 परिणामों को हमें याद रखना है क्योंकि ये हमें अनुकूल परिणाम निकाल के देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ें हैं उनको याद रखना है। इसी प्रकार एक ताशी गड्डी देखिए, देखिए ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है, उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास में, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब ठीक है, एक लाल रंग की और दूसरी काले रंग की। तो देखिए 26 पत्ते हैं वो हमारे पास में लाल रंग के होंगे और 26 पत्ते हमारे पास में कितने होंगे, काले रंग के होंगे। अब इसमें भी देखिए लाल रंग के कौन कौन से होंगे, लाल रंग के होंगे एक तो पान के और एक ईंट के। तो पान के हमारे पास में 13 पत्ते होंगे और ईंट के भी हमारे पास में कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे। काले रंग में देखिए चिड़ी और एक होता है हमारे पास में हुक्म, इसके भी हमारे पास में कितने होंगे, 13 पत्ते और इसके भी कितने होंगे, 13 पत्ते। यानी कि पान के भी 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते, हुक्म के भी 13 पत्ते और चिड़ी के भी 13 पत्ते। टोटल कितने हुए हमारे पास में, 52। तो कुल स्थितियां तो हमारे पास में कितनी बनेंगी, 52, यानी कुल निशेष स्थितियां हमारे पास में कितनी रहेंगी, 52 रहेंगी। अब देखिए इसमें एक और देखते हैं हम, फेस कार्ड। फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जिन पे हमारे पास में चित्र बने हों, चित्र वाले पत्ते। अब देखिए चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होंगे, पहले पान में से लेते हैं। पान में देखिए गुल्ला, बेगम और बादशाह 3 होंगे, 3 इसके पत्ते होंगे, 3 इसके पत्ते होंगे ईंट के और 3 ही हमारे पास में इसके और 3 ही इसके। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो यानी कि जो फेस कार्ड होंगे वो टोटल हमारे पास में कितने होंगे, 3। फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं, बेगम, गुलाम और बादशाह।
अब देखिए पान में भी बेगम गुलाम बादशाह होता है, ईंट में भी बेगम गुलाम और बादशाह होता है, हुक्म में भी ये होते हैं और चिड़ी में भी होते हैं ये। तो इस प्रकार 3 3 3 हमने जोड़ा तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास में 12 हो गए। फेस कार्ड का मतलब क्या है, चित्र वाले पत्ते। तो टोटल चित्र वाले पत्ते हमारे पास में होते हैं 12। बाकी तो हम जानते हैं कि 1 के 4 होते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग हमें होना चाहिए। वो पूछेगा एग्जाम में कि इस प्रकार से पूछे फेस कार्ड वाले पत्तों की जो प्रायिकता है वो ज्ञात कीजिए। अब हमें फेस कार्ड का ही पता नहीं है तो हमें नहीं निकाल सकते। तो फेस कार्ड हमारे पास में कितने होते हैं, 12 होते हैं। कलर भी याद होने चाहिए। कलर हमारे पास में 2 ही होते हैं, लाल कलर और काला कलर। लाल रंग का और काले रंग का। लाल रंग में 26 और काले रंग में भी 26। अगर वो कहेगा पान का तो पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते, हुक्म के 13 और चिड़ी के 13 पत्ते। तो ये रही मेरे पास में ताशी गड्डी से संबंधित जो समस्या थी वो। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं एक एक करके। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। कोई घटना है ए है, अब हम इसको प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी प्रायिकता, तो P4 प्रायिकता और इस घटना की प्रायिकता निकालेंगे, इसलिए इसको कोष्ठक में बंद करेंगे। अब देखिए नीचे तो हम क्या लिखेंगे, कुल निशेष स्थितियां। कौन सी घटना की, ए की। घटना ए घटित हो रही है तो घटना ए लेंगे, घटना बी घटित हो रही है तो घटना बी लेंगे। घटना ए के कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कह दो या कुल निशेष स्थितियां, ठीक है। और कुल हमेशा नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा, घटना ए के अनुकूल परिणाम। घटना ए के क्या आएंगे, अनुकूल परिणाम आएंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रायिकता से संबंधित फॉर्मूला है। नोट करके ये ध्यान रखना है। देखिए एक इसमें और आता है एक संभव घटना। संभव घटना यानी कि जो निश्चित घटना, निश्चित घटना की जो प्रायिकता आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। संभव घटना जो घटना घटित हो सकती है वही संभव घटना होगी। असंभव घटना जो घटना घटित नहीं हो, जैसे मान लेते हैं एक पासे को उछाला और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें 7 का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 7 का अंक ही नहीं होता है। तो यह असंभव घटना है और असंभव घटना की जो प्रायिकता आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। तो हमें इनको ध्यान रखना है। संभव घटना, संभव घटना का मतलब हुआ निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। और असंभव घटना, असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। और प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता है वो हमें 0 से और 1 के मध्य मिलेगी। यानी कि या तो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। यानी जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो कहाँ है, या तो 0 से बड़ी, कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर। यानी कि कोई भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 से छोटी, ठीक है, नहीं 0 से बड़ी और 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। प्रश्नावली है ये 18.1। इसका जो पहला ही प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न क्या दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें कुल संभव परिणाम निकालने होंगे, इसके बाद में हमें अनुकूल परिणाम निकालने होंगे। इस 2 ही काम है और हम इसकी प्रायिकता निकाल देंगे। देखिए एक ही पासा है, ठीक है, कितने पासे फेंक रहे हैं हम, एक ही पासा।
तो मैंने अभी अभी बताया था कि एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कुल जो निशेष स्थितियाँ यानी कि टोटल केसेस हैं, यानी कि कुल संभव परिणाम हैं, वो हमारे पास में कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो यहाँ देखिए हम कुल निशेष स्थितियाँ, निशेष स्थितियाँ या कुल संभव परिणाम, वो कितने होंगे हमारे पास में? 6 होंगे। 6 कौन कौन से रहे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पासे पर है, एक ही पासा फेंक रहे हैं तो 6 परिणाम होंगे हमारे पास में संभव। अब क्या कह रहा है वो कि इस पासे में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, माना पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की घटना मान लेते हैं। पहले घटना ए है, घटना मानेंगे। अतः घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए हमें इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी है। घटना क्या घटित हो रही है? 4 से बड़ा अंक। अब 4 से बड़ा अंक देखिए हम, 4 से बड़ा अंक तो कितना आ रहे हैं? 5 और 6 ही आ रहे हैं हमारे पास में। तो अनुकूल परिणाम यानी कि 5 और 6, यानी टोटल कितने हुए? ये 2 हुई। अब प्रायिकता P4 क्या होती है? प्रायिकता किस घटना की? ए की। अब देखिए ऊपर हम क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखेंगे घटना ए के कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल निशेष स्थितियां, निशेष स्थितियां, निशेष स्थितियां। और ऊपर हम लिखेंगे घटना ए के अनुकूल परिणाम। ठीक है, P घटना ए की प्रायिकता। अब अनुकूल परिणाम तो हमारे पास में कितने हैं? 2 तो ऊपर लिखा। और हमने कुल निशेष स्थितियां वो कितनी है? 6 हमने नीचे लिखी, काट दिया। 2 1 कम 2 और 2 तिया 6। तो इसकी जो प्रायिकता आई हमारे पास में वो आई 1/3 आई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल ज्ञात करेंगे और बड़ा ही आसान होगा इन प्रश्नों को हल ज्ञात करना। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और मैं अगले वीडियो में आपको जो इस प्रश्नावली के सवाल हैं इनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं उनको आप दोबारा से इनका रिपीट करें, अभ्यास करें। धन्यवाद।